नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए सुनते फिर से एक नई कहानी। डोली में बैठी धीरजा के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सभी सोच रहे थे आजकल की लड़कियां भी क्या विदा होते समय इतना रोती हैं। आज का जमाना तो बाय बाय करके विदा हो जाने का है। फिर धीरजा को क्या हुआ है? बड़ी बहन कलिका तो उसे बार बार यही समझा रही थी कि क्यों इतना परेशान हो रही हो, अच्छा ही तो है, क्या मिला है इस घर से, नरक ही तो भोग रही थी अब तक यहाँ। पति का घर स्वर्ग समान होगा और ना हो तो बनाने का प्रयास करना, यह तो वो संसार होता है जिसकी हर लड़की कामना करती है, जिसको पाने के लिए व्रत उपवास करती है, कितने ही सपने सजोती है इस छोटे से संसार के, और फिर पति के घर आकर साधिकार उन्हें साकार रूप देने की कोशिश करती है। पर धीरजा के आंसुओं का सबब तो कुछ और ही था। कैसे बताए वो दीदी को कि ये वो संसार नहीं है जिसकी उसने कामना की थी, ये वो स्वर्ग भी नहीं है जिसके लिए उसने व्रत उपवास किए थे, ये वो हमदर्द नहीं है जिसके कंधे पर सिर रखकर उसने अपने गमों को भूलने की खुशी चाही थी, ये वो हमसफ़र भी नहीं है जिसके साथ उसने ज़िंदगी का सफ़र तय करने की चाह की थी। उसका वह संसार तो लुट गया, उसका स्वर्ग सिसकियों तले दब गया। नहीं, वो दीदी को ये सब नहीं बताएगी। उसके दुख की अभिव्यक्ति तो उसके आंसू कर रहे थे, जिनकी मुख भाषा पढ़ने में कोई भी समर्थ नहीं है। कोने में चुपचाप खड़ा शी शायद उसके मन की बात समझ रहा था, और वो सामने कैसे आता? धीरजा ने ही तो मना किया था। धीरजा को तो मालूम भी नहीं है कि शी खंबे की ओट से उसे देख रहा है। माँ से तो कुछ भी कहने का प्रश्न ही नहीं उठता है। उन्होंने तो उस समय भी कुछ नहीं सुना जब दीपक के आने पर मात्र 6 साल की बालिका से माँ का आंचल छिन गया था। उसके हिस्से की लोरी माँ ने दीपक के कानों में उड़ेल दी थी। 10 साल की कलिका एकाएक बड़ी हो गई, और जब तक उसे अपने गले से धीरे लगाकर धीरे धीरे थपकी देकर अपने पास सुलाने लगी, और फिर एक एक करके माँ की सारी जिम्मेदारियां उसकी ओर बढ़ने लगी, जो सुबह 5 बजे पानी भरने से आरंभ होती, और झाड़ू पोछा, सुबह का नाश्ता, स्कूल, बर्तन साफ करना, शाम को खाने में माँ का हाथ बटाना, जैसी तमाम टेढ़ी मेढ़ी पथरीली राहों से गुजरती हुई बिस्तर पर पहुंचकर ही खत्म हो जाती। और हाँ, इसी बीच उसे धीरजा को नहलाना, तैयार करना, नाश्ता करना आदि कार्यों के साथ कितने ही बहाने बनाते हुए उसे माँ की डांट से बचाना भी होता था। ये सब उसके 24 घंटे की दिनचर्या का हिस्सा था। 2 पुत्रियों के बाद 2 पुत्रियों की जन्मदात्री का पारिवारिक दर्जा कुछ ज़्यादा ही ऊंचा हो गया था, इसलिए उनका अधिकार क्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा था, और पति उसी गति से असहाय होते जा रहे थे। इसलिए जब वो समाज की दृष्टि में स्वयं को हीन बनाने वाली सुपुत्रियों पर अपना कार्यभार शैन्य शैन्य बढ़ाती रही, तो पिता के पास उसे अनदेखा कर स्वीकारने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं रहा। ना ही उन्होंने कुछ ऐसा महसूस किया। एक पुत्रियों के प्रति अपने कर्तव्य से वो अनभिज्ञ सी हो गई। ममता की शाखा एक ही ओर से फलती फूलती रही, दूसरी ओर से उसके निरंतर सूखते रहने का उन्हें कोई दुख भी नहीं था। बड़े होने के साथ साथ ये सब कलिका की आदत में शामिल हो गया था। धीरजा भी बढ़ती उम्र के साथ घर के वातावरण और माँ के स्वभाव में आए परिवर्तन को समझने लगी थी। दीदी के नक्शे कदम पर चलते हुए अब वो दीदी का हाथ बटाने लगी थी। इस तरह दीदी को थोड़ा आराम मिल जाता। रात को दोनों अपने आप बीती सुने हल्के हो लेते, या फिर स्कूल कॉलेज के किसी बातों पर हंस लेती। मनोरंजन के नाम पर बस ये कुछ पल उनके अपने थे। ये जिम्मेदारी वो दीदी की शादी के बाद भी बखूबी निभा रही थी, पर कभी कभी अपने मन की बात किसी से ना कह पाने पर वो स्वयं को बहुत अकेला महसूस करती। माँ से निरंतर बढ़ती दूरियों ने उसे काफ़ी कुछ ऐसे में स्वयं में सिमटने पर मजबूर कर दिया था। इस बोझिल वातावरण से उसे बाहर निकलने और उसके तपते हृदय पर शीतल छीट देने के लिए प्रकट हुआ शी निहायती मित्रभाषी, योग्य और सुशील। उसके पास बैठकर धीरजा को लगता कि उसने उसके मन की वो सारी बातें जान ली है जिन्हें गुबार कहा जाता है, और जिनके निकल जाने से वो अपने आप को हल्का, चुस्त और खुश महसूस कर सकती है। कॉलेज के सामने ही LIC के ऑफिस में काम करता था। आने को तो नहीं,
पर जाने का वक्त दोनों का एक ही था और मुलाकात का यूं कहें कि नज़रें मिलने का सिलसिला भी इसी रास्ते से शुरू हुआ था। उनके मुख भाषा में एक दूसरे के लिए कुछ ऐसा अपनापन था कि वे अजनबी महसूस नहीं करते थे। यही अपनापन उनके करीब आने का सबब भी बना। बस की धक्का मुक्की के बीच श्री का उसे बचाना या धीरजा को अपनी सीट दे देना या फिर धीरजा द्वारा उसके लिए सीट का रोक लेना, यहीं से आरंभ हुआ था दोनों में बातचीत का सिलसिला। इन्हीं रोज की थोड़ी थोड़ी बातों से श्री उसके बारे में काफ़ी कुछ जान गया था और उसमें उसके प्रति प्यार के साथ साथ कुछ सहानुभूतियों के बीच भी अंकुरित हो आए थे। शायद इसलिए वो धीरजा को कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा था। धीरजा का प्यार परवान चढ़ने लगा था, पर मन में कहीं शंका भी पनप रही थी। वो माँ के सामने यह प्रस्ताव रखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। नौकरीशुदा होने के बावजूद विवाह में हो रहे विलंब का कारण शी नहीं जान पा रहा था। धीरजा ने धीरे से उससे इस समस्या का हल चाहा, पर माँ ने तो जैसे उल्टी दिशा में ही चलने का निश्चय कर लिया था। दोनों के लाखों मनाने पर भी वो नहीं मानी, तो बस नहीं ही मानी। पिता ने बेटी से बस इतना कहा, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है बेटी, तुम्हारी माँ से तो मैं यह आग्रह भी नहीं कर सकता। और धीरजा ने अपना सिर झुका लिया। शी के साथ उसके साथ भाग चलने के इस प्रस्ताव को उसके पिता की इज्जत के लिए हवन कुंड में डाल दिया था। शी से हुई अंतिम भेंट के वक्त कितनी ही बार उसने अपने आंसुओं को पोंछा था। पिता की बेबसी के आगे उसकी अपनी चाहत गौड़ हो गई थी। शी ने ना चाहते हुए भी धीरजा के लिए उसकी बातें भारी मन से स्वीकार कर ली थी। विवाह में उपस्थित होने का आग्रह करते हुए धीरजा ने उससे विनती की थी कि विदाई के समय वो वहाँ ना रहे तो विदाई का गम शायद कुछ हल्का हो जाएगा, पर उसका गम कहाँ हल्का हो पाया। शी भी अपने आप को कहाँ रोक पाया। खंबे की आड़ ले वे अपने प्यार को बोझिल मन और अशुपूरित नयनों से विदा होते देखता भर रह गया। रुचिर के घर धीरजा का स्वागत बड़ी धूमधाम से हुआ। माँ ने आरती उतारी, स्नेह ने हाथ पकड़कर गृह प्रवेश कराया। सारा दिन ऐसे ही हंसी ठिठुल्ली में बीत गया, पर उसकी आंखें रह रहकर पति के रूप में श्री को खोजती रही। रात को सुहाग की सेज पर बैठी रुचिर का इंतजार करते उसे बहुत ही घबराहट हो रही थी। मन मस्तिष्क जैसे किसी संघर्ष के आग में जल रहा था। वो नई स्थिति से सामंजस्य बैठाने में अपने आप को असमर्थ पा रही थी। उसका त्याग क्या व्यर्थ जाएगा? उसकी तपस्या का क्या उसे कोई फल नहीं मिलेगा? उसने अपनी मनोशक्ति को अपने आप में समाहित किया और एक दृढ़ संकल्प लिया, मैं तन मन धन से रुचिर की होकर रहूंगी। उसके और उसके परिवार के लिए मैं सदैव कुछ भी करने के लिए तत्पर रहूंगी। अपनी पिछली जिंदगी याद करके उसका मातम मना, अपनी और रुचिर की जिंदगी में जहर नहीं घोलूंगी। रुचिरी अब मेरा सर्वस्व है, कदमों की आहट ने उसे चिताया। उसने रुचिर के समक्ष अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दिया। कर्तव्य और धीरज की चादर ओढ़कर उसने अपनी नई जिंदगी की पहली सुबह की किरणों का स्वागत किया। रुचिर को निश्चित भाव से गहरी नींद में सोता देख उसे बड़ा सुकून मिला। लगा कर्तव्य की पहली सीढ़ी उसने पार कर ली थी। कर्तव्य की अनेक सीढ़ियां सफलतापूर्वक पार करते हुए विवाहिता जीवन के 24 साल कैसे बीत गए उसे पता ही नहीं चला। अब तक तो वो अपनी बेटी को ब्याह चुकी थी। बेटा भी पढ़ लिख कर एक प्राइवेट फर्म में एग्जीक्यूटिव के पद पर काम कर रहा था। कुल मिलाकर उसका जीवन सुखमय और संतोषजनक था। उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी और ना ही चिंता। इस बीच उसने ना अपने माता पिता को याद किया और ना ही श्री को। वो रुचिर में या कहे कि रुचिर उसमें इस हद तक समाहित हो गया था कि उससे अलग वो अपना अस्तित्व देख ही नहीं पाती थी। ऐसा नहीं था कि उसे कभी उलझनों का सामना नहीं करना पड़ा। ऐसे में तो या तो वो अपने दीदी से मार्गदर्शन लेती या फिर उन्हें कविता का रूप दे हल्की हो लेती। पिता के पत्र से उसे मालूम हो गया था कि सागर सब परिवार दुबई जाकर बस गया है। दीपक पहले से ही मुंबई में बस गया था और जब तक रहने के मकान की समस्या को उजागर कर यह जता ही देता है कि माँ बाप उसके साथ रहना लगभग नामुमकिन है।
कुछ समय के बाद पिता के एक और खत ने उसको बताया कि अकेला घर उन्हें काट खाने को दौड़ रहा है और वे दोनों ही आजकल बीमार रहने लगे हैं। वो कुछ कुछ समय के अंतराल में उन्हें देखने चली जाती, पर वहाँ रहकर उनकी सेवा करना उसके सामर्थ्य में नहीं था। उसकी आवश्यकता उसके परिवार को अधिक थी। उसके बूढ़े सास ससुर भी तो उसी पर निर्भर थे। रात 10:30 बजे उसके माता पिता ने अपने थोड़े बहुत सामान के साथ उसके ड्राइंग रूम में बैठे थे। थके हारे टूटे हुए से उनके कंधे झुके हुए थे। पता नहीं बेटी के प्रति अपने कर्तव्य पूरा न कर पाने की शर्मिंदगी से या बेटों द्वारा अपने कर्तव्य पूरा न किए जाने के बोझ से सामान और उनकी हालत देख करके वो कुछ अंदाज़ा लगा रही थी, पर उनसे कुछ भी पूछकर वो उन्हें दुविधा में नहीं डालना चाहती थी। उसने थके हारे माँ बाप को गरम गरम दूध दिया और एक कमरे में सोने की व्यवस्था कर सुबह बात करने के लिए कह ऊपर चली गई। धीरजा ने जब अपने कमरे में प्रवेश किया तो रुचिर गहरी नींद में सो रहा था। ऐसे में उसने उसकी नींद को विघ्न डालना उचित नहीं समझा। सुबह बात करने का विचार कर वह सो गई। इस बात से चिंतित हो उठना अथवा किसी बात को बहुत बड़ा करके बोलने की उसकी आदत नहीं थी, बल्कि बड़ी बड़ी समस्याओं को छोटा समझ करके अपने विवेकशील मन और मस्तिष्क से उन्हें ऐसे सुलझा लेने की घर के अनेक सदस्यों को उसका एहसास तक न हो उसका गुण बन गया था। इसलिए असमय माँ बाप के आने से उसे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं हुई। सुबह जब उसने रुचिर को बिस्तर पर चाय पकड़ाई और स्वयं वहीं बैठ गई तो रुचिर की प्रश्नसूचक नज़रें स्वतः ही धीरजा की ओर उठ गई। अन्यथा धीरजा के पास सुबह इतना वक्त नहीं होता था कि पति के पास बैठकर दो बातें कर सके। धीरजा धीरे से बोली, रात को माँ बाबूजी आए थे, आप सो रहे थे, इसलिए मैंने जगाना उचित नहीं समझा। रात को ड्राइंग रूम के साथ वाले कमरे में ही उनके सोने की व्यवस्था कर दी है, कहकर वो उसकी ओर देखती हुई चुप हो गई। कुछ कहना चाह रही हो? हाँ, सोच रही हूँ दीदी आसाम में है, अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाती हो, मुझे बहुत खुशी होती है। लगता है तुम मेरे दायित्व पूरे कर रही हो, इसलिए शायद मैं सब ओर से इतना निश्चिंत हो गया हूँ, किसी चीज़ का ख्याल ही नहीं रहता। सच मानो तो तुम्हें पाकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। ये कहने की बात नहीं है, इसलिए ये बात मैं तुम पर प्रकट भी नहीं करता, पर हृदय में सदा ऐसा ही अनुभव करता हूँ। धीरजा ने संतोष की सांस ली। आज पहली बार उसने अपनी बेटी होने पर गर्व महसूस किया। बेटी होना सार्थक लगा उसे। जिंदगी में पहली बार उसने स्वयं को माँ के इतना निकट पाया और वो उनकी अंतरात्मा की टीस सुन पा रही थी, उनके हृदय पर हुए अखाधों के घावों को देख पा रही थी। अगले सुबह से वो उन घावों की मरहम पट्टी करने पर भी जी जान से जुट गई। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।